क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। काफ़ी बड़ा लेटर था जिसमें 20,000 रुपये की डिमांड की गई थी। हमें मार के बोरे में बंद करके ले गए थे कुएं के पास। लाश फेंकने की बात कही गई थी जो दादा मेरा नाम गिल्लू है, एक बहन है मेरी गुल्लनिया, भाई है मेरा, बाप है। एक गोली मारी, हाथ बांधे, पत्थर बांध के कुएं में डाल दिया गया। ये शख्स किसी और की नहीं बल्कि अपने ही कत्ल की बात कर रहा है। जी हां, आज से करीब 38 साल पहले एक शख्स के कत्ल की साजिश रची गई और यकीन मानिए कत्ल हुआ भी, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, वो मरकर भी वापस लौट आया, हमें और आपको अपने ही कत्ल की कहानी सुनाने। दरअसल हम आज जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं वो जिंदगी और मौत के बीच उलझी एक ऐसी पहेली है जिसकी सच्चाई इस कहानी से जुड़े हर किरदार को मालूम है, लेकिन पुलिस और कानून की नजर में इस थ्योरी का कोई वजूद नहीं है। ये है मोहम्मद नबी और छोटे खां, भुल्लन खान का सबसे छोटा बेटा। दरअसल मोहम्मद नबी और छोटे खां ही वो किरदार है जिसके इर्द गिर्द इस राज की बुनियाद रखी हुई है। छोटे खान के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं, एक ऐसी कहानी जिसकी यादें बचपन से लेकर आज तक उसे परेशान कर रही हैं। उसे याद आते हैं कुछ चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया, कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वो बेचैन हो उठता है। हमें मार के बोरे में बंद करके ले गए थे कुएं के पास, एक दूसरे कुएं में डालना हुआ है, तब फिर वहाँ से गई इस पे कोई है इस पे, फिर दूसरे कुएं पे गए थे, तो उस कुएं के पास डाल के अलग डाल के एक गोली मारी, हाथ बांधे, पत्थर बांध के कुएं में डाल दिया गया। छोटे खान जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। एटा जिले के बसई गांव में वो एक अजीब सा मंजर था। एक छोटा सा लड़का हाथ में दराती लिए दो लोगों के पीछे उन्हें मारने के लिए भाग रहा था। पीछे पीछे उसके पिता उसे रोकने की कोशिश में दौड़ रहे थे और इससे पहले कि यह लड़का उन दोनों अजनबियों को कोई नुकसान पहुंचा पाता, उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। देखने वाले हैरान थे कि उनके गांव में आए दो अजनबियों को वो बच्चा मारने के लिए क्यों भाग रहा है। दरअसल कुछ दिनों से छोटे खान बेहद मशहूर हो रहा था। आसपास के गांवों और इलाकों से लोग उसे देखने के लिए आने लगे थे। इसी सिलसिले में वो दोनों अजनबी भी छोटे खां के पास आए थे, लेकिन उन्हें देखते ही वो गुस्से में पागल हो गया और दराती लेकर उन्हें मारने के इरादे से उनके पीछे दौड़ पड़ा। दरअसल इस राज से पर्दा उठाने से पहले हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एटा जिले के बसई गांव के इसी कुएं से 38 साल पहले एक लाश निकली थी। 14 साल के एक लड़के की लाश। लड़के का नाम था जयदेव। नौ फरवरी 1978।
एटा जिले के गंज डंडवारा इलाके में रहने वाला 14 साल का जयदेव और गुल्लू अपने घर से खेलने के लिए निकला ही था कि 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। शाम तक गुल्लू घर नहीं लौटा, लेकिन एक चिट्ठी गुल्लू के घर जरूर पहुंच गई। काफ़ी बड़ा लेटर था जिसमें 20,000 रुपये की डिमांड की गई थी और अगर नहीं दिए तो उसे मार करके जो है लाश फेंकने की बात कही गई थी। जो है चिट्ठी मिलते ही गुल्लू के घर वाले बदहवास हो गए। दरअसल घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि तुरंत इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हो पाता, लेकिन अगवा करने वाले कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और 5 दिन बाद यानी 14 फरवरी 1978 को एक खबर आई। खबर गुल्लू की मौत की। गंज डंडवारा से 8 किलोमीटर दूर बसई गांव के कुएं से उसकी लाश मिली। कुएं में लाश मिलने की खबर के बाद उस कुएं के पास लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि लाश की गर्दन एक ओर तिरछी हो गई थी और इसी भीड़ में एक गर्भवती महिला भी मौजूद थी। उसके बारे में हम देखने के ताई गए थे तो दुनिया गई देखने को, हम भी गए। जयदेव की हत्या के इल्जाम में 4 लोगों को नामजद कर आरोपी बनाया गया था, लेकिन अफसोस 38 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस केस का फैसला नहीं हो पाया है। उधर कुएं से लाश निकलने के बाद लोगों ने उस कुएं का इस्तेमाल करना जरूर बंद कर दिया। इस बात के कुछ ही महीने बाद ही मीर जहां बेगम एक बेटे की मां बन गई। उस बेटे का नाम रखा गया मोहम्मद नबी। नबी जैसे जैसे बड़ा होता गया अपने परिवार वालों के लिए एक पहेली बनता गया। दरअसल भुल्लन खान और मीर जहां बेगम का ये बेटा जब बड़ा हुआ और बोलने के लायक हुआ तो उसने अपने पूरे परिवार को हैरत में डाल दिया। मोहम्मद नबी अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसे छोटे खां कहकर बुलाया जाता था। लेकिन न जाने क्यों शुरू से ही उसकी गर्दन तिरछी और कमर झुकी रहती थी। उसकी गाल पर गड्ढे जैसा एक निशान भी था। उम्र के साथ साथ वो बोलना सीख गया था, लेकिन छोटे खां खामोश रहना ज्यादा पसंद करता था। फिर एक दिन उसने अचानक अपनी मां को बताया कि उसका नाम गुल्लू है और उसके पिता एक मास्टर। मीर जहां बेगम ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को आखिर हो क्या गया है। घर वालों को लगा कि उनके बेटे पर किसी भूत प्रेत या फिर किसी जिन्नात का साया है। इस बीच छोटे खान ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो गन्नू बारे का रहने वाला है। और एक दिन छोटे खान ने भुल्लन खां यानी अपने अब्बा से यह साफ कह दिया कि वो उसके अब्बू नहीं है। दादा मेरा नाम गुल्लू है, एक बहन है मेरी गुल्लनिया, भाई है मेरा, बाप है, बाप भी मास्टर है और माँ भी मेरी मास्टर है। भुल्लन खान ने ये बातें गांव के एक शख्स को बताई। उस शख्स ने सारी बात सुनने के बाद भुल्लन खान से कहा कि उनका बेटा जो बातें करता है वो फिजूल नहीं है और बसाई गांव से 8 किलोमीटर दूर गंग डंडवारा में एक मास्टर जी रहा करते थे और उनके बेटे का नाम भी गुल्लू था। अब भुल्लन खान से रहा नहीं जा रहा था। उसने ये सारी बातें अपने परिवार और गांव वालों को बताई। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि वो छोटे खान को लेकर गंज डंडवारा जाएंगे। लेकिन जब वो छोटे खान को लेकर गंज डंडवारा पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ? एक 5 साल का बच्चा अपनी बातों से अपने परिवार वालों को और गांव वालों को हैरत में डाल चुका था। बस इसी बात की पड़ताल करने के लिए उसके पिता उसको उसी गांव में लेकर गए जहां वो जाना चाहता था। वो इस बात का भी पता लगाना चाहते थे कि उनका बेटा जो बातें कहता है आखिर उसके पीछे का सच क्या है। गंज डंडवारा पहुंचते ही भुल्लन खां को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनकी उंगली थामे छोटे खां तेजी से गली कूचों से होता हुआ एक मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने इशारा किया कि यही उसका घर है और वो घर था मास्टर सहदेव शास्त्री का। पहुंच गए हम घर पे, बताया घर जैसे करिए ऐसे चलो घर में घुसे चला गया। अब भी है घर मौजूद। झिझकते हुए भुल्लन खां उस घर में गए।
सामने थी पूजा में डूबी एक औरत। छोटे खां दौड़ते हुए और मां कहकर उस महिला से लिपट गया। वो महिला भी चौंक गई। और जब भुल्लन खान ने उस महिला को छोटे खान की कही हुई बातें बताई तो वो भी हैरान रह गई। ये हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब छोटे खान ने घर के हर सदस्य को पहचानना शुरू कर दिया। वो जो है यहाँ पर लेकर के भी उस लड़के को आया। मदर हमारी जो है काफ़ी, मतलब ये सुन करके जो है थोड़ी बहुत ममता तो जागती, क्योंकि वो छोटा था तो भाव विवल हो गई। लेकिन जो है वो फिर उसके बाद में जो है 1-2 घंटे बाद ले गया। तभी हमको मालूम पड़ा था कि ऐसे ऐसे जो है इस लड़के ने जो है बताया है कि जो है अब मैं गुल्लू हूँ और मुझे इस तरह से इन लोगों ने मारा। सहदेव शास्त्री के परिवार वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने दिल को और भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने छोटे खां के जिस्म पर वैसे ही निशान ढूंढने शुरू किए जैसे गुल्लू के शरीर पर थे। एक बार वो बचपन में जो है गिर गया था छत पर से घोंक से। छोटा ही रहा होगा, करीब 2-2.5 साल का रहा होगा मुश्किल से। तो उसके गाल पर एक कंकड़ी जो है जो छिद गई थी और ऊपर से वो जो है उसके खुंट आ गया था। तो बाद में वो जो है उसमें पस पड़ गया था। वो पस जो है जब निकला, वो गिट्टी जब जो हट करके पस निकला तो वहाँ पर गड्ढा हो गया था। गुल्लू के परिवार वालों को यकीन हो चला था कि छोटे खां ही गुल्लू का नया जन्म है। लेकिन सुखदेव शास्त्री की हैरतों में अभी और इजाफा होना बाकी था। दरअसल गुल्लू की हत्या से 4 साल पहले उसके पिता मास्टर सहदेव शास्त्री की मौत हो गई थी। उन्होंने उस जमाने में मोटरसाइकिल खरीदने की गरज से कुछ पैसे घर में छिपा दिए थे और इस बात की जानकारी उन्होंने सिर्फ अपने छोटे बेटे गुल्लू को ही दी थी। और जब छोटे खान ने शास्त्री परिवार को वो जगह दिखाई जहां पैसे गड़े थे तो उसके बाद वहां खुदाई की गई। लेकिन उनकी हैरानी उस वक्त और भी बढ़ गई जब वहां से मिले पैसों की गिनती उतनी ही निकली जितनी कि गुल्लू ने उनको बताई थी। छोटे खां में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको औरों से अलग करता है। हाँ, उसकी यादों में कुछ ऐसी यादें हैं जो उसको औरों से अलग करती हैं। पिछली जन्म की यादें, उसके अपने कत्ल की यादें। आए, हमसे बातें पूछने लगे तो हम घर में से हंसिया ले गए। हम भाजे थे, हम साहब पेट फाड़ेंगे जाकर हम तूने मारा हमसे और बातें पूछे, तू आया हमें। इसके बाद जब छोटे खान ने शास्त्री परिवार के सामने उनके और कई राज खोले तो फिर शास्त्री परिवार के सदस्य बसई गांव में भुल्लन खान के घर भी आए। उन्होंने कहा कि वो छोटे खान को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन भुल्लन खान ने इसके लिए उनको साफ मना कर दिया। जब उसकी अम्मी आई हमारे यहाँ और लोग आए, भाई आया उसका, इसको दे दो हम, तो अम्मी की औलाद कोई देने की होती है, औलाद कोई बांटने की होती है। कहीं औलाद कोई भी नहीं बांट सकता। कितना परेशान मुसीबत, 2 टाइम नहीं मिला, 1 टाइम खाना मिला, जब भी औलाद नहीं बांटेगा। उधर जिंदगी ने छोटे खां के साथ एक अजब खेल खेला। एक तरफ उसके सामने पिछले जन्म का वो परिवार था जो एक अलग धर्म में विश्वास रखता था, तो दूसरी तरफ नए जन्म में वो परिवार जो एक दूसरे धर्म में। वहाँ तो पहले हिंदू थे, अब यहाँ भाई के घर में आएंगे हम, वहाँ पूजा पाठ करते थे, अब यहाँ नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह से बस, और क्या करेंगे हम। और जो बदा लिखा है वो खुरपी बदी है, वो तो चलाना है। छोटे खां अब गंज नटवारा वाले घर में नहीं जाता क्योंकि पहले जन्म की मां की मौत हो चुकी है और शास्त्री परिवार में सोमदेव शास्त्री को छोड़कर सभी लोग दूर दराज रहने लगे हैं। लेकिन एक पहेली आज भी बनी हुई है। जयदेव उर्फ गुल्लू के कत्ल के 38 साल बाद भी उसकी हत्या के मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो पाया है। गुल्लू कहिए या फिर छोटे खान, ये उसके बचपन की कहानी है। लेकिन अब छोटे खान लाख कोशिशों के बावजूद भी गुल्लू के कातिलों की शिनाख्त नहीं कर पाता। लेकिन शास्त्री परिवार की माने तो उसने अपने बचपन की जितनी भी बातें बताई हैं वो सब सच निकली। एक बच्चा जो तड़पता है अपनी पत्नी और बेटों की याद में, कहता है
उसका घर है वहां जहां वो कभी गया ही नहीं। अपना बताता है उन चेहरों को जिन्हें कभी देखा ही नहीं। आज भी रह रह कर उसके जहन को झकझोरती है वो रात, वो खौफ और वो आवाज। जब कभी मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉलिंग करता हूँ तो ऐसा होता है, कभी कभार हेडेक होता है, दर्द होता है, थोड़ा महसूस होता है। 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि ये जाने कितना होशियार है। शहरों की तरह बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता था और स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने का भी इसको सारा ज्ञान था। हम लोग जब घर में बात करने बैठते थे तो न तो भाई को भाई मानता था, बहन को बहन नहीं मानता था, माँ को माँ नहीं मानता था। पूछा कि मेरे वहाँ कोठी पे ये रखा था, पैसे रखे थे, कुछ ऐसी 2-4 बातें ऐसी कही जिससे हमें विश्वास हो गया। भीड़ में सबके साथ खड़ा करा गया कि पहचान ना पाए, कोशिश ये थी, बस सीधा उसने बता ही दिया। ये मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का। तो उधर जा रहा था तो रास्ते में मेरे को थोड़ा मुड़ना पड़ता है, एक कॉर्नर है, तो उस पर जैसे ही मुड़ा उसी पास में ही मेरा घर था। उस कोठी के जैसे ही गेट पे पहुंचा तो मैंने हॉर्न बजाया तो मैंने देखा कि 3 लोग खड़े हुए हैं। एक ने नमस्ते किया, दूसरे ने गोली मार दी। उसके तुरंत बाद फिर मेरे को मैं खत्म हो गया। एक किरदार, 3 शक, एक बयान और 33 साल से अनसुलझी कत्ल की एक पहेली। जी हाँ, अगस्त 1983 यानी आज से करीब 33 साल पहले एक कत्ल हुआ था। ये चश्मदीद भी उसी कत्ल की बात कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये चश्मदीद जिस कत्ल की बात कर रहा है उस समय ये पैदा ही नहीं हुआ था। और यकीन मानिए, ये चश्मदीद अपने ही कत्ल की बात कर रहा है। आगरा से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर 1,500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव पात। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। और ये है तोरण सिंह और टीटू। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा। दरअसल तोरण सिंह और टीटू ही वो किरदार है जिसके इर्द गिर्द इस राज की बुनियाद रखी हुई है। टीटू के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी यादें बचपन से लेकर आज तक उसे परेशान कर रही हैं। उसे याद आते हैं कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वो बेचैन हो उठता है। जब कभी मैं ऐसी चीज़ों को रिकॉलिंग करता हूँ तो ऐसा होता है, कभी कभार हेडेक होता है, दर्द होता है, थोड़ा महसूस होता है, तो इसलिए कुछ मेरे को भी अच्छा अनकंफर्टेबल महसूस होता है हर टाइम। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। और बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। लंबी खामोशी के बीच एक रोज टीटू अचानक एक दिन कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं बल्कि आगरा शहर में है। टीटू की ये तमाम बातें उसके परिवार वालों को भी परेशान करने लगी थी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और माँ को माँ मानने से ही इनकार कर दिया। न तो भाई को भाई मानता था, बहन को बहन नहीं मानता था, माँ को माँ नहीं मानता था, पापा को तो पापा जब तक वो काफी बड़ा हुआ तब तक बाप ही नहीं मानता था। सच और झूठ, विश्वास और अंधविश्वास, हकीकत और वहम, जिंदगी और मौत, इन सब के बीच
एक बहुत महीन सी लकीर होती है, मगर कई बार ये लकीर इतनी गहरी हो जाती है कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी भी विश्वास और अंधविश्वास के बीच उस मकाम पर खड़ी है जहां पर कानून और विज्ञान इसे मानने से इनकार करते हैं। टीटू अक्सर पुरानी यादों में खो जाता था। बार बार किसी सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान का नाम लेता रहता था। आखिर टीटू के जहन में ऐसी कौन सी यादें दफन थी? ये कोई मानसिक रोग था या कुछ और? खैर, जैसे जैसे टीटू की उम्र बढ़ती गई, उसकी इस अजीबोगरीब कहानी के किरदार भी बढ़ते गए। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेतात्मा का साया है। झाड़ फूंक कराई गई, टोने टोटके हुए, ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। आगरा का घर, उमा, रोनू और सोनू और कोली की वो आवाज, हर वक्त बस वही चेहरे टीटू को परेशान कर रहे थे। टीटू की यह हालत अब घर वालों को भी डराने लगी। घर वालों का हर टोटका बेकार हो चुका था और जब पानी सर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला किया। किस्मत भी कुछ अजीब खेल खेल रही थी। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 बच्चों की और उस खौफनाक वारदात की जिसके निशान उसके हर ख्याल में छप चुके थे। टीटू की हर कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से। उस कहानी की कड़ियों को तलाशने टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंचा। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नजर एक दुकान पर टिक गई। सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू हर रोज किया करता था। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 1983 में हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। लेकिन जब टीटू के भाई ने टीटू की कहानी, टीटू के सपने उमा को बताए तो ये सब कुछ सुनकर उमा और उनके परिवार वालों के भी होश उड़ गए। टीटू का भाई अशोक अपने गांव वापस लौट चुका था। एक टूटी हुई डोर दोबारा जुड़ रही थी। इससे पहले कि इस कहानी में हम आपको आगे कुछ बताएं, आपको ले चलते हैं 26 साल पीछे और वो सच्ची तस्वीरें दिखाते हैं जब टीटू पहली बार आगरा गया था और सुरेश की दुकान पर उसने उमा देवी से मुलाकात की थी। जी मेरा फोटो है सुरेश का, पहले का यहाँ जे आपको है तो कुछ उन्हीं के जगह। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये बच्चा भी कोई और नहीं बल्कि वही तोरण सिंह और टीटू है, जिसके पिता उसे आगरा में उसके बताए पते सुरेश रेडियोज पर जब पहली बार लेकर गए तो वो भी हैरान रह गए। टीटू वाकई पूरी दुकान को जानता था। उसने बातों बातों में ये भी बता दिया कि दुकान में कितने बदलाव किए जा चुके हैं। टीवी, रेडियो, वीडियो इनकी दुकान है वो मेरी। इतना ही नहीं, वो काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी महिला को भी पहचान गया जिससे वो पहली बार मिल रहा था। टीटू के मुताबिक वो उसकी पत्नी उमा थी। वो मेरे को लगा कि हाँ इसने पहचान लिया है, कुछ मतलब इसमें है जो कि हमसे उसने बात करी, शर्मा भी रहा था कुछ बात करने में। वो आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने बेटों रोनू और सोनू को भी उसी भीड़ में बैठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। इनफैक्ट हम लोगों को थोड़ा पीछे भीड़ में सबके साथ खड़ा करा गया कि पहचान ना पाए, कोशिश ये थी, बस सीधा उसने बता ही दिया यही दोनों थे, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वाकई ये कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी,
लेकिन इस कहानी की विज्ञान की जुबान में कोई कीमत नहीं थी। टीटू के शरीर पर कुछ निशान थे, वैसे ही निशान सुरेश वर्मा की मौत के वक्त उनके शरीर पर भी थे। टीटू के यही निशान इस कहानी के सस्पेंस को और गहरा कर रहे थे। इस हैरत अंगेज कहानी का अगला सिरा खोलेंगे टीटू और सुरेश, दो अजनबी परिवार, और हमारी आज की कहानी के दोनों किरदारों को जोड़ती पुनर्जन्म की हैरत अंगेज कहानी। इस कहानी की कई कड़ियां जुड़ चुकी थी और अब बारी है कत्ल की उस वारदात की जिसके बारे में सिर्फ सुरेश जानता था। और हमारा दावा है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप टीटू उर्फ तोरन सिंह के मुंह से ये खुलासा सुनेंगे। ये वो तारीख थी जिस रोज सुरेश वर्मा की हत्या हुई थी और टीटू इस वारदात के 5 महीने बाद पैदा हुआ था। मगर फिर भी टीटू ये दावा कर रहा था कि वो उस खौफनाक वारदात का चश्मदीद है। लोगों के पूछने पर टीटू ने बताया कि उस रोज भी सुरेश ने अपनी दुकान बंद की और अपनी फिएट गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। वो उधर जा रहा था तो रास्ते में मेरे को थोड़ा मुड़ना पड़ता है, एक कॉर्नर है, तो उस पर जैसे ही मुड़ा उसी पास में ही मेरा घर था। तो मैंने देखा कि 3 लोग खड़े हुए हैं, उनमें से एक ने मेरे से नमस्ते किया, दूसरे ने इतनी देर में गोली चला दी जो कि मेरी राइट साइड को आके लगी। तो उसके बाद जब अंदर से कुछ लोग बागों ने माँ को बुलवाया, वो रोने लगी। कानून और विज्ञान की नजर में टीटू की एक गवाही की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन टीटू के जिस्म पर मौजूद कुछ निशान उसके दावों की तस्दीक कर रहे थे। ऐसे निशान जो टीटू के सर पर मौजूद हैं। ये निशान भी ठीक उसी जगह हैं जहां सुरेश को गोली लगी थी। टीटू को उन कातिलों के नाम तक याद थे जिन्होंने सुरेश को गोली मारी थी। इत्तफाक से उनमें से एक का नाम टीटू ही था। इसने बताया कि पिताजी मेरे को टीटू और बलवीर ने, वो शायद टीटू फरीदाबाद या उधर का रहने वाला था, दिल्ली का, मेरे को टीटू और बलवीर ने मेरे को गोली मारी है। कुछ सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या टीटू ही पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था या फिर गोली के निशान महज इत्तेफाक हैं? क्या पुनर्जन्म की ये कहानी महज टीटू के दिमाग का एक खलल है? इसके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करनी जरूरी थी जो इस बारे में एक पुख्ता तर्क दे सके। एविडेंस को हमने जस्टिफाइड करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की क्या वो एविडेंस कितना ट्रुथ है, जिसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल से ऑटोप्सी रिपोर्ट ली। उस ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर से हमने उसका देखा कि जो मार्क उसके टेम्पल पर था राइट हैंड साइड पर, उसका क्या डायमीटर था, आईब्रो से और कान से कितनी दूरी थी, उसको हमने टीटू पर असेस कर कर ऑटोप्सी रिपोर्ट में चेक किया था, उसके अंदर सिमिलैरिटी थी। कोइंसिडेंस को आप, या कोइंसिडेंस का जो आर्ग्यूमेंट है, आप उसको केवल एक हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि ये एक्चुअली रीइंकार्नेशन है और ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस वाली थ्योरी जो है मान्य है, तब ये जो एंट्री मार्क है, एग्जिट मार्क है, वो एक तरह से उस अनकॉन्शियस के ट्रांसमिट होने के साथ साथ ही कंसील किए गए थ्रू द बर्थ मार्क्स। बट एज अ साइंटिस्ट बिल्कुल रैशनली मैं सोचूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचूंगा, मैं कहूँगा कि आई वुड बी वेरी सिनिकल अबाउट दीज थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट की राय कुछ भी हो, लेकिन टीटू के लिए अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी में लौटना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो जवानी की दहलीज चढ़ता गया, जिंदगी की कड़वी हकीकत को भी कबूल करता गया। टीटू उर्फ तोरन सिंह आज बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, लेकिन वो अपने पिछले जन्म के परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो अब सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कि वो पास्ट था, प्रेजेंट में जीना पड़ता है, तो बाकी पास्ट तो गुजर गया। ये है कि अब इस जन्म में क्या है, आराम से वही उसी को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। वक्त के साथ उमा देवी ने भी जिंदगी और हालात से समझौता कर लिया और बीते वक्त को भुलाना ही बेहतर समझा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। आज मैं मिलती हूँ और कभी वो आता है तो मैं उससे जैसे नॉर्मली बात करती हूँ।
इन 33 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदला है तो वो एक सच, और वो ये है कि सुरेश वर्मा की हत्या किसने की थी और उन्हें कत्ल करने का मकसद क्या था। यानी सुरेश वर्मा के कत्ल की पहेली आज भी एक पहेली ही बनी हुई है। इस कहानी के दोनों किरदार तोरन सिंह उर्फ टीटू और उमा देवी अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए और वो वहां खुश भी हैं। लेकिन एक सवाल जो पिछले 33 साल से खड़ा है वो ये कि क्या कभी सुरेश वर्मा को इंसाफ मिल पाएगा। तो बस आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए IBN 7।